नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने शुरू किया था आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय राजव्यवस्था का सिलेबस और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था राष्ट्रपति। तो थोड़ा बता दूं मैं आपको कि पिछला जो सिलेबस है उसके अंदर ये वाला पोर्शन जो हमने कर लिया था पिछले क्लासेज में, ये अपने सारा देख चुके हैं। अभी हमने राष्ट्रपति को शुरू किया था दोस्तों, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक अपनी क्लासेज चल रही है, बड़े अच्छे से चल रही है। तो मुझे बताइएगा जरूर कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है, कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, किसी सुधार की आवश्यकता हो तो बता सकते हैं, क्योंकि क्लासेज आप ही के लिए है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास को आप लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो चलिएगा चलते हैं आज की क्लास की तरफ, जो राष्ट्रपति से ही संबंधित है। जैसा आप जानते हैं हम हैंड रिटन जो क्लास नोट्स हैं उनसे पढ़ते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं। तो चलिएगा चलते हैं पीडीएफ की तरफ और देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने जैसा कि आर्टिकल 56 तक हमने कर लिया था, आर्टिकल 56 तक हमारा जो है वो हो गया था। अभी अपनी बात करेंगे आर्टिकल 57 के विषय में। आर्टिकल 57 के विषय में बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 57 संबंधित है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना किसी कार्यकाल के लिए, उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया या जितना भी उसने किया, उसके बाद में अगर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो क्या उसमें भाग ले सकता है और पुनः निर्वाचित हो सकता है या नहीं। तो कितनी बार हो सकता है या नहीं। तो इसमें अगर हम देखें जो हमारा निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है उससे संबंधित असीमित शक्तियां उसके पास में है, यानी कि कितनी भी बार राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है और उस पद पर बार बार निर्वाचित हो सकता है, ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा किस लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर वे ये तो नहीं लिखा उसमें संविधान में डायरेक्ट कि हमारा राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। हमने ये देखा कि हमारे संविधान में कहीं भी पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कहीं पर हमने ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति जो है वो पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है, ऐसा लिखा नहीं। तो इसका मतलब हमने ये मान लिया कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार पद पर चयनित हो सकता है। तो क्या कोई ऐसा राष्ट्रपति रहा भी है पहले जो एक से अधिक बार चयनित हुआ हो? तो दोस्तों बिल्कुल, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो चयनित रहे हैं, 2 बार जो है इनका निर्वाचन हो चुका है राष्ट्रपति पद पर। फिर इसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 58 की। 57 को एक बार फिर से बता देता हूं। 57 का मतलब है कि आर्टिकल 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, जीत के सीट पे आ सकता है तो कितनी भी बार आ सकता है, क्योंकि संविधान ने हमारे ऊपर कोई सीमा निर्धारित नहीं की है इसलिए। फिर हम बात करें 58 की, तो 58 में ये पूछा गया है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, देख लो। ये जो योग्यताएं है ना वो पूर्व की हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आगे शर्तें भी आएंगी वो बाद की होती हैं। योग्यता यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है ना, उसकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आप आरएस का फॉर्म भरते हो तो न्यूनतम आयु अधिकतम आयु दोनों आती हैं, तो यहाँ कोई अधिकतम आयु का तो प्रावधान नहीं है। इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीजें पूछता है। तो ऐसे राष्ट्रपति जब चयनित होने जाता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है, फॉर्म भरने के लिए जाता है, तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया है वो हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर अपने क्राइटेरिया की बात करें, यानी कौन सा उसे पूरा करना होगा, कौन सी आवश्यकताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो यहाँ पर जो पहली योग्यता है वो ये है कि राष्ट्रपति की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 35 वर्ष से कम का है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है राष्ट्रपति का, है ना। और अगर उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा कितना, तो उससे ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, उससे ज्यादा तो कितना भी हो वो चुनाव लड़ सकता है, यानी ऊपरी सीमा नहीं है, न्यूनतम सीमा है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से होना चाहिए या बाद में बना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हमने क्या कहा, सिर्फ उसके पास में भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और क्या कहा हमने, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसके पास में होनी चाहिए। जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है उसके पास में जो योग्यताएं होनी चाहिए वही सारी यहाँ भी होनी चाहिए। देखो क्या कहा, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के बराबर की आपकी योग्यताएं होनी
चाहिए। और क्या हो, भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी लाभ के भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, यानी ऐसा कोई पद उसके पास में नहीं हो जिसे लाभ मिल रहा हो उससे। अब लाभ का पद क्या होता है, तो संविधान में हमारे कहीं भी इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जैसे हम कहें कि लाभ का पद कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, जो मंत्री हैं, ये सारे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनको न्यायालय जो समय समय पर है जो इनको परिभाषित करता रहता है। तो लाभ का पद परिभाषित हमारे यहाँ पर नहीं है, बस ये लिखा गया है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करें 59 सेवा शर्तें। ध्यान दीजिएगा, योग्यता जो हमने देखी 58 में वहां थी योग्यताएं, 59 में क्या है, शर्तें हैं। शर्तों का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको काम करना है तो आपको ये चीजें मिलेंगी, ये शर्तें आपको मंजूर है या नहीं। जैसे आपको ये कहा जाता है कि आप RS बनेंगे तो ये सैलरी आपको मिलेगी और ये इंसेंटिव मिलेगा, या जो कुछ भी आपको कहा जाए, है ना, ये सैलरी मिलेगी, मकान मिलेगा, है ना, इतने साल बाद में प्रमोशन मिलेगा, तो ये सारी ये आपको मंजूर है तो आप आए, अन्यथा मत आए। तो वो सारी की सारी वो कब है भाई, अभी देखो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, 21 वर्ष का हो जाना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये फॉर्म भरने से पहले की, फॉर्म भरने के बाद में कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको मंजूर है तो, है ना। उसके बाद में ये नहीं कहा जाता कि आपकी सैलरी है ना, आप बाद में कहो जी सैलरी बढ़ा दो नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सेवा शर्तें आप मानते हो उन चीजों को, तो सेवा शर्तें, लेकिन ये कब की है, ये आपके चयनित होने के बाद की है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, उसको कहा जाता है भी कार्यकाल के दौरान आप किसी भी लाभ के अन्य पद को ग्रहण नहीं करेंगे, आपको कोई और पद ग्रहण नहीं करना, और किसी भी संसद या विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। अब देखो वैसे भी आप ये देखें ना, भी वो राष्ट्रपति तो बन गया, क्या वाकई में वो सांसद बनने के लिए जाएगा क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा ना। तो किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेंगे, भाई वैसे तो वो जाएगा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है ये चीज, लेकिन इसमें लिखा गया है। और यदि हो भी जाए तो पद ग्रहण की तिथि से वहां से त्याग पत्र देना होगा। यानी कोई सांसद या विधानमंडल का सदस्य है, वो चुनाव लड़ रहा है, वो जीत गया, तो पद ग्रहण की तिथि से, अगर उसने कोई लाभ का पद ग्रहण कर रखा है, तो पद ग्रहण जिस दिन आप उसने पद ग्रहण किया ना, उस तिथि से ही वहां से उससे त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरी अनुसूची में जितना वेतन निर्धारित किया गया है उतना वेतन देय होगा, ये शर्त है। इसका जो वेतन होगा वो संचित निधि पर भारित होगा। भारित का मतलब हमने उसमें देखा था इकोनॉमी वाले क्लास में कि जिसको विनियोग विधेयक नहीं लाना पड़ता, कोई बहस नहीं होती जिसमें से पैसा निकालने के लिए, वो भारित भार होता है। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। यानी राष्ट्रपति का अगर वेतन बढ़ाना है या घटाना है तो घटा तो नहीं सकते हैं, इस चीज को तो देखिएगा। पहला तो यही है कि राष्ट्रपति की जो वेतन भत्ते हैं उनको अलाभकारी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। अभी की बात करें तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक ठाक है ना, काफी है इनकम इतनी, है ना। नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी घटाया नहीं जाएगा। जैसा कि अपने लिए भी होता है ना कि लग गए तो फिर बाद में आपकी सैलरी जो अभी चल रही है उसे कम नहीं की जाती है ना, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसे उसके शर्तों में है। इसके अलावा बिना रेंट दिए उसे शासकीय निवास भी मिलेगा। और क्या होगा भाई, बस इतना ही है इसमें 59 में। तो एक बार फिर से देख लेना, 59 किससे संबंधित है, सेवा शर्तें हैं। एक तो कार्यकाल के दौरान वो किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी बात हमने क्या देखी कि किसी भी संसद या विधानमंडल के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकेंगे, अगर हो गए तो पद ग्रहण करने की तिथि से पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा। वेतन देय होगा, कहां पर लिखा हुआ है, दूसरी अनुसूची में। वेतन किस पर भारित होगा, संचित निधि पर भारित होगा। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। कितना मिलेगा, अभी कितना मिल रहा है, 5 लाख। वेतन नियुक्ति के बाद में क्या राष्ट्रपति का वेतन घटाया जा सकता है क्या, नहीं घटाया जा सकता, यानी अलाभकारी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बिना किराया दिए से शासकीय निवास मिलेगा, यानी क्वार्टर। जैसे आप RS बनोगे तो आपको भी तो क्वार्टर मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर बिना किराए वाला उसको क्वार्टर मिलता है। फिर हम बात करें आर्टिकल 60 की, 100 से 60 और 100 से क्या होता है, शपथ। इस चीज को याद रखिएगा। तो आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ है। राष्ट्रपति को जो शपथ मिलती है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है बल्कि इसी में दी गई है। तो शपथ दिलवाएगा कौन, किसके समक्ष लेगा, उच्चतम यानी सुप्रीम
कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसको शपथ लेनी होती है। अगर हम कहें बाय द वे मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर किसके, तो देखो हमें ये पता होना चाहिए, इसको इतना उलझाना आप अपने को नहीं है कि कोई भी पद की सीट है ना वो खाली नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप स्कूल को देखिए, प्रिंसिपल नहीं है तो क्या कोई काम नहीं होगा, सीट खाली रहेगी क्या? नहीं, उसका काम किसके ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, वाइस प्रिंसिपल पे। वाइस प्रिंसिपल नहीं है तो उससे नीचे के लेक्चरर होंगे, लेक्चरर में जो सीनियर लेक्चर होगा उसको, वो नहीं है तो फिर उसके नीचे का, फिर वो नहीं है तो उसके नीचे का, भी कोई ना कोई तो सीट पे होता ही है ना, बस यही यहाँ होता है। तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ दिलवाई जाएगी, और साथ ही साथ लोक कल्याण की भी होती है। तो राष्ट्रपति को कौन सी शपथ होती है? संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा की और जनता के कल्याण की। दो बातें इसमें आती है, नंबर एक तो आती है संविधान की रक्षा और दूसरी आती है जनता का कल्याण। और अभी ये हमने बात की कि इस शपथ का उल्लेख, क्योंकि बाकी सबका तीसरी में ना, तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। फिर हम बात करें अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, कि पद से कैसे हटा सकते हैं। तो इस हटाने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? महाभियोग के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे कोर्ट की तरह नहीं होता, इसलिए अपने इसको अर्ध न्यायिक बोल देते हैं। भारत में कहाँ से आई है, कहाँ से लिया राष्ट्रपति के, लगभग सभी चीजें हमने अमेरिका से ही ली है। तो ये कहाँ से आया है? अमेरिका से भारत में आया है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अब हम कहें हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो कहां से लाया जाएगा, कौन से संसद के कौन से सदन से लाया जाएगा, लोकसभा से या राज्यसभा से? तो यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी सदन से लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से, यानी आप लोकसभा से भी ला सकते हैं, आप लोकसभा से भी ला सकते हैं, आप राज्यसभा से भी ला सकते हैं, आप किसी से भी, किसी में भी महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। बशर्ते बस इतना ही है, जैसे मानो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। तो हम कहें भी पहली बात कि राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कैसे होगी? महाभियोग का प्रस्ताव कौन से सदन में लाएंगे? तो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं। जिसमें से लाना होगा तो उस प्रस्ताव पर कम से कम क्या होने चाहिए? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। 1/4 के, है ना। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में हम देखिए प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक? अभी 1/4 के हस्ताक्षर से तो क्या होगा, लाया जाएगा, और प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अब इसका कारण क्या है? ऐसा कारण क्या है कि किस कारण से ये लाया जा सकता है? हम कहें कि राष्ट्रपति को हटाना है तो कारण क्या है भाई? कारण सिर्फ एक है, संवैधानिक कदाचार या संविधान का अतिक्रमण अगर उसने किया है तो फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हम किसी भी सदन में लेकर के आ सकते हैं, किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरी बात ये देखिएगा, दूसरी बात कि महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि महाभियोग प्रस्ताव कभी भी लाया जा सकता है, कभी भी कैसे भी ला सकते हैं ना, है ना। तो महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना उसको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, राष्ट्रपति खुद या अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष भी रख सकता है। अब इसको एक बार फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि वो संविधान का अतिक्रमण उल्लंघन करता है। तो हटाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे जिसे महाभियोग कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं, जिसमें लाएंगे उस प्रस्ताव के ऊपर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी चाहिए, अन्यथा नहीं ला पाएंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने प्रतिनिधि को भेजकर यहाँ पर अपना पक्ष भी रख सकता है। यदि एक सदन महाभियोग का संकल्प पारित कर दे, अब क्या कहा हमने, वो पक्ष तो रख सकता है लेकिन कहाँ?
वो पक्ष उस सदन में नहीं रखेगा, दूसरे में रखता है, ये चीज भी याद रखनी है। यदि एक सदन जो है वो महाभियोग का संकल्प पारित कर दे, यानी जैसे लोकसभा में 1/4 सदस्यों की मदद से लाया गया, तो क्या वो ऐसा लाते ही हट जाएगा? क्या नहीं, ऐसा लाते ही वो हट नहीं जाएगा, बल्कि दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। दूसरा सदन उसकी क्या करेगा? जांच करेगा, जिसमें राष्ट्रपति खुद, अब जांच के दौरान क्या होगा भाई, राष्ट्रपति खुद प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है या फिर अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा? खुद प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है अपना पक्ष रखने के लिए। पक्ष रखने के, देखो हमने क्या कहा, पहले सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया तो दूसरे में आ जाएगा, दूसरे सदन में उसके महाभियोग की जांच होगी, जांच में राष्ट्रपति खुद आ सकता है या किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। पक्ष रखने के बाद भी यदि सारे सदस्य 2/3 बहुमत से महाभियोग का संकल्प अगर पारित कर दें तो उस तारीख से ही राष्ट्रपति के पद पर जो आसीन व्यक्ति है उसका पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, वो राष्ट्रपति नहीं रहेगा। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत होना आवश्यक है और कुल का बहुमत होना भी आवश्यक होता है। ये पीछे भी बात की थी हमने, आगे संसद में प्रस्ताव आएंगे तब भी हम इसके विषय में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम इस मैटर पर थोड़ा सीमित रहेंगे। विशेष बहुमत चाहिए, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 भी होना चाहिए और कुल जितने सदस्य हैं उनका बहुमत भी होना चाहिए। महाभियोग जब चल रहा है तो राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक ये है कि वो बिल्कुल भी पद से नहीं हटा है। भाई हो सकता है पास ही नहीं हो तो फिर शक्तियां उस पर बैन नहीं लगेंगे, है ना। दोनों सदनों की शक्तियां महाभियोग के संबंध में हमने देखी कैसी है, लोकसभा राज्यसभा के समान है, दोनों में ही लाया जा सकते हैं। तो क्या महाभियोग के लिए अपने संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं क्या? दोनों में टकराव हो तो नहीं, महाभियोग के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। महाभियोग प्रस्ताव में लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन भाग लेते हैं, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा लोकसभा राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावा राज्य विधानमंडलों के सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जब महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो उसमें सारे लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, है ना। जहां हमने देखा था कि जो मनोनीत सदस्य है ना वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सारे भाग लेते हैं महाभियोग के दौरान। तो ये निर्वाचक मंडल और महाभियोग के मंडल में अंतर है, राज्य का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अभी तक किस भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प पारित हुआ? तो किसी के विरुद्ध भी पारित नहीं हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न हमारा बच गया। पद की रिक्तता, अब हम कहें भी पद खाली है तो पद कैसे खाली हो सकता है? 4 कारणों से हो सकता है। या तो राष्ट्रपति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, या उसे हटा दिया गया, या उसका चुनाव ही कैसा घोषित हो गया? अवैध घोषित हो गया। इन सब से क्या हो सकता है? पद रिक्त हो सकता है। हम कहें मान लीजिएगा आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी भी दृष्टि से, तो खाली नहीं रहेगा, 6 महीने के अंदर अंदर उसको निर्वाचन करवाना आवश्यक है। यानी कभी भी हम कहें किसी भी कंडीशन में बिना चुनाव हुए 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति की सीट जो है वो खाली नहीं रहेगी, कोई भी कार्यवाहक जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है। अब हम कहें मान लीजिएगा 2 वर्ष ही किसी राष्ट्रपति ने कार्य किया था, अब उसकी मृत्यु हो गई किसी राष्ट्रपति की, अब जो नया राष्ट्रपति आएगा तो क्या वो बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए काम करेगा या आने वाले 5 साल के लिए? तो शेष के लिए नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई लोकसभा थोड़ी ना है, कार्यकाल लोकसभा का थोड़ी ना बाकी है, कार्यकाल तो राष्ट्रपति का व्यक्ति का होता है, तो वो आने वाला 5 साल के लिए ही उत्तराधिकारी होता है। यानी चुनाव होके आएगा तो वो 5 साल के लिए आता है, शेष 3 साल के लिए नहीं। वो चाहे उसने 1 महीने की हो चाहे 5 साल की हो, अगर 5 साल से पहले उसकी मृत्यु हो गई तो चुनाव तो उसके बाद में होने ही होने, आने वाला 5 साल के लिए ही पद ग्रहण करेगा। अब हम कहें 65 में किसके बारे में की गई है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी इनमें से देखो 64 में हमने क्या 62 में हमने क्या देखा? पद खाली है, तो पद खाली है तो उस पद पर बैठेगा कौन? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा।
और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सीट पे बैठेगा तो उसको राष्ट्रपति वाले ही सारे लाभ मिलेंगे, यानी सैलरी वगैरह सब उसको राष्ट्रपति वाले मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम ऐसा कहें भी, मानो कोई भी कंडीशन ऐसी हुई कि राष्ट्रपति भी पद पे नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों ही पद खाली हैं, तो फिर कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। और राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो फिर ऐसा तो देखो हालत खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर ऐसी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो संभालेगा। देखो अगर राष्ट्रपति सीट पर नहीं है तो सीट किसके पास में आ गई? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई के पास में आ गई। अगर वो भी नहीं है तो उससे नीचे का वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश उसके पास आ जाएगी। कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए रह सकता है, क्योंकि हमने ये देखा कि खाली सीट होने के बाद में 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। देखो कौन कौन से समय क्या क्या हुआ। वीवी गिरी का निधन हो गया 1969 में, जाकिर हुसैन का निधन हुआ था तब, वीवी गिरी जो है 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जब जाकिर हुसैन का निधन हुआ तब। इसके बाद में देखो मोहम्मद हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला 1969 के अंदर जो है कार्यवाहक बने जब वीवी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया। एम हिदायतुल्ला कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बीडी जत्ती ने भी 1970 में संभाला जब फखरू अली अहमद का निधन हो गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अब हम कहें उपराष्ट्रपति की सीट खाली है तो क्या वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? क्या नहीं। कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यानी जब वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है, तो उसके उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना, तो फिर वो उपराष्ट्रपति वाले कार्य नहीं करेगा, वो सीट खाली हो जाएगी, है ना। वैसे भी इसका उपराष्ट्रपति के नाम से कोई कार्य होता ही नहीं है। उपराष्ट्रपति का काम होता है या तो राज्यसभा की सदस्यता जो अध्यक्षता है वो करना, अब वो तो उसका सदस्य भी नहीं होता लेकिन फिर भी करता है, या राष्ट्रपति की जगह सीट संभालना। तो उपराष्ट्रपति होने के नाते उसका कोई काम नहीं है, वो तो एक स्टेप नहीं है जहां काम में ली जाती है। अनुच्छेद 70 की बात करें कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और दोनों की अनुपस्थिति है या पद रिक्ति की स्थिति है, तो राष्ट्रपति पद का जो निर्धारण है वो संसद विधि बनाकर करेगी। यानी कौन बैठेगा दोनों के बाद में, तो फिर ये जो है निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। ऐसा राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 के समय मुख्य न्यायाधीश व उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ये नियम बनाया गया है इसके द्वारा। और इसका एकमात्र उदाहरण हम ये देखते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला वाला। 71(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई देखो विवाद है कि सही चुनाव नहीं हुए, तो फिर उसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा। उसका चुनाव आयोग नहीं करेगा उसका फैसला। राष्ट्रपति का चुनाव अगर अवैध पाया जाए, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद से तो हट जाएगा, लेकिन उसने जो कार्य कर दिए वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो कार्य तो उसके क्या रहेंगे? वैध ही रहेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विधि जो है वो कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी कि कैसे निर्वाचित हो सकता है, उसमें कोई चेंज हो तो। 71(4) को देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, हमने देखा निर्वाचक मंडल में कौन होता है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगर उनमें से किसी का पद रिक्त है तो क्या चुनाव स्थगित हो जाएगा? कि नहीं होगा, ऐसा 71(4) में लिखा गया है। लास्ट हम देखें अनुच्छेद 361, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की उन्मुक्तियां हैं, विशेषाधिकार हैं दोस्तों। कुछ मूलाधिकार में भी हमने बात की थी इसके विषय में कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है क्या? कि इनको पद पर रहते हुए जो इन्होंने डिसीजन ले लिए उनको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, पहली बात। दूसरी, पद पर रहते हुए कोई गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते और कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते। फौजदारी मुकदमा मतलब मारपीट वाला कोई इस तरह का मामला जो है वो नहीं चला सकते हैं और गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, सिविल मामला चला सकते हैं, वो भी 2 महीने की पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। सिविल मामला कौन सा होता है? तो जमीन जायदाद पैसे का जो मामला होता है वो सिविल मामले होते हैं, धोखाधड़ी का, वो चलाया जा सकता है लेकिन 2 माह की सूचना के बाद में ही, है ना। क्रिमिनल केस तो किया ही नहीं जा सकता है, गिरफ्तारी उसकी हो नहीं सकती जब तक वो पद पर है। तो ये सारी छूट है, जैसे हम कहते हैं कानून के समक्ष सारे समान है, तो समान नहीं है ना, इसको विशेषाधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम देखेंगे राष्ट्रपति की
जो शक्तियां हैं उनके विषय में 2 क्लास मेरे ख्याल से आराम से शक्तियों की बन जाएगी। उसके बाद में एक बड़ा टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा संविधान का। मूल अधिकार बड़े होते हैं, राष्ट्रपति बड़ा होता है, इसके बाद में संसद जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक रह जाता है। बाकी एक एक क्लास में होने वाले टॉपिक थे, हमने उनको कर भी लिया है। मुझे उम्मीद है क्लास को लाइक जरूर करेंगे क्योंकि अच्छी लग रही होगी। मैंने पूरी बड़ी मेहनत से इन क्लासेस को तैयार किया है, नोट्स को तैयार किया है, और यकीन मानिए इसके बाद में कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।